नमस्ते, मैं उत्कर्ष आलोक। सर डीकेज इंडियन आइकन मंच एक प्रतिभा अनेक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय, जो रांची के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। वेलकम डॉक्टर अत्रि, वेरी वेरी थैंक्स आप हमारे यूट्यूब चैनल में आए। लोग बहुत उत्साहित होंगे आपको जानने के लिए, आपको आपकी बातें सुनने के लिए। तो एक बार आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका हमारे चैनल पे। तो कुछ सवालों का सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे, उससे पहले अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल, दर्शकों को और सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद और मेरा सप्रेम नमस्कार। धन्यवाद उत्कर्ष जी, धन्यवाद सर डीके, जो आपके इस वैभवशाली मंच पर मुझे एक मौका दिया कि हम कुछ बातचीत भी कर सके और कुछ सोशल मैसेज भी सबके लिए दे सके। सर मेरा सवाल आपसे पहला यही रहेगा कि आप, जहाँ तक मैंने अपना रिसर्च किया है, मैंने जाना है कि आप रांची में ही पले बड़े हुए हैं। तो थोड़ा अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए। बहुत अच्छा सवाल है और सच बोले तो मैं थोड़ा बायस्ड भी हूँ, लेकिन मैं हमेशा स्वीकार करूँगा कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि शायद मैं रांची में बड़ा हुआ, मेरा बचपन रांची में गुजरा है। क्योंकि आगे जब ट्रेनिंग के लिए मैं अलग अलग जगह गया, अलग अलग लोगों से मिला, तो मैंने एहसास किया कि रांची का वातावरण, बच्चों का बड़ा होने के लिए रांची का एटमॉस्फेयर और रांची का स्कूलिंग, हमारे देश में बहुत शहरों का इसके तुलना भी नहीं हो सकती है। तो मैं बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि मैं रांची में मेरा बचपन गुजरा। मैं हिनू में बड़ा हुआ था, उस समय इतने बड़े बड़े मकान नहीं हुए थे और हमारे बचपन में भी ये एयरपोर्ट थी, लेकिन वो कांदाहार वाली दुर्घटना नहीं घटी थी। तो उससे पहले हम लोग खेलने भी एयरपोर्ट के अंदर घुसते थे। जब एक फ्लाइट रहता था उससे पहले एक फायर इंजन आता था, सायरन बजा के हम लोग रनवे से हट जाते थे, फ्लाइट लैंड कर जाती थी, उसके बाद फिर हम लोग खेलना चालू करते थे। और उस रनवे पर मैंने साइकिल चलाना भी सीखा है। और लेकिन फिर जब वो दुर्घटना घटी कांदाहार वाली और हमारे देश में सारे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया, उसके बाद मैं बस एज अ टूरिस्ट एयरपोर्ट में घुसा हूँ। लेकिन मेरे बचपन की एक ये याद मेरी रहेगी। और मैं क्या, और भी जो लोग यहाँ सुन रहे हो जो हिनू, बिरसा चौक, सिंगमोड़ में बड़े हुए हो, आप भी मेरे साथ ये शेयर करोगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर इतने प्रोफेशंस में आपने डॉक्टरी को ही अपना प्रोफेशन क्यों चुना? वेरी डिफिकल्ट, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन मेरा जवाब शायद आप लोगों को बहुत नगण्य और बहुत हास्यास्पद लगे। तो मैट्रिक में क्लास 10th में सेंट जेवियर स्कूल डोरंडा, वहाँ से मैंने अपनी क्लास 10 की पढ़ाई की थी और डोरंडा में ही एक केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ मैं +2 के लिए दाखिला लिया था। क्योंकि मैट्रिक में मेरे अच्छे नंबर थे और उस समय हमारे बचपन में बोला जाता था कि मेधावी छात्र छात्राओं को साइंस लेनी चाहिए, तो मैंने साइंस लिया। और हमारे रेस्पेक्टेड शिक्षक लोग बोलते थे कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल में अच्छा करियर बनता है। तो मैं जब 11th में घुसा, मैं दोनों चीज की तैयारी कर रहा था, इंजीनियरिंग मेडिकल। फिर जब मैं क्लास 12th में आया, वो जो 11th से 12th में समर वेकेशन होता है, थोड़ी खाली समय रहती है, तो एक पिक्चर आया था मुन्ना भाई MBBS। वो पिक्चर देखते देखते मुझे एहसास हुआ कि ये डॉक्टरी प्रोफेशन में ऐसा कुछ है जो शायद किसी और प्रोफेशन में ना हो। और वो पिक्चर देख के उस मोमेंट से शायद मेरी सोच, मेरी तैयारी, मेरे पढ़ने की शैली बदल गई और मैं टुवर्ड्स मेडिकल होता चला गया। और ऊपर वाले की कृपा से मैंने वो मेडिकल एंट्रेंस भी क्वालिफाई कर लिया। लेकिन हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि ये मुन्ना भाई MBBS शायद एक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था करियर वाइज। ये बहुत ही अच्छी तरह से आपने आंसर दिया। लोग बहुत अच्छे से और मजे से सुनेंगे इस आंसर को और बहुत सारी चीजों से प्रेरणा भी ले सकते हैं। हाँ, और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक पिक्चर ने मेरी जिंदगी बदल दी जी। मैं आज के डेट में बॉलीवुड निर्माताओं से निवेदन करूंगा कि कृपया ऐसे पिक्चर बनाएं जो बच्चों की जिंदगी बेहतर के लिए बने। पिछले 2 से 5 साल में इतनी घटिया पिक्चर आती है, कृपया वैसा पिक्चर ना बनाए। ये आपका जो अलग सा जो कैरेक्टर है, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, हमें भी मजा आ रहा है। तो सर डॉक्टरी भी हो गई आपकी,
कई सारे डॉक्टर्स हैं, मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने डॉक्टरी की। कई लोग जाके बैंगलोर में, दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, वन टीयर सिटी में सब जाके सेटल हो गए, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। बट फिर आप पैदा भी रांची में हुए, पढ़ाई भी रांची में हुई, आपने डॉक्टरी भी पूरी करी और फिर रांची में ही आपको काम करने का मतलब ऐसा क्या लगाव था कि आपको रांची में ही फिर प्रैक्टिस करनी? हाँ, मतलब चिकित्सा में पढ़ाई के लिए मुझे ईस्ट इंडिया से नॉर्थ इंडिया घूमना पड़ा। मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई गुवाहाटी असम से किया था। उसके बाद मैंने मेडिसिन की प्राथमिक पढ़ाई कलकत्ता से किया था। और फिर मैंने जिस चीज का मैं पल्मोलॉजिस्ट हूँ, पल्मोनरी मेडिसिन हूँ, उसकी पढ़ाई मैंने दिल्ली से किया था। उसके बाद दिल्ली में मैं एक सरकारी अस्पताल में नौकरी भी करता था और मैं एक एग्जाम भी दिया था जिससे मिडल ईस्ट अरब कंट्रीज में नौकरी मिलती है, उसमें भी मैं क्वालिफाई कर लिया था। उस समय क्या हुआ, एक सप्ताह में मेरे बचपन के 2 या 3 दोस्त मुझे कॉल किए जो लोग अपने करियर के लिए रांची से बाहर और एक तो विदेश में थे, एंड उनके बुजुर्ग माता पिता रांची में बीमार पड़ गए थे। तो वो मुझे कॉल किए कि यार क्या तू रांची में किसी डॉक्टर को जानता है, देखना मैं अभी कनाडा में हूँ और वहां मेरे घर में बीमार पड़े हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जब एक सप्ताह में ऐसा 3 घटना घटी, उस समय मुझे लगा मैं तो रांची का लड़का हूँ, मेरे सारे बचपन के दोस्त करियर के लिए बाहर है क्योंकि उनके फील्ड में रांची में कोई अवसर नहीं है। लेकिन इनके माता पिता, जिनको मैं बचपन में अंकल आंटी बुलाता था, किसी दिन मेरे भी माता पिता बुजुर्ग होंगे। तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, ये दिल्ली में, ये मिडल ईस्ट में शायद वो बात नहीं है। अगर मुझे मेरी जन्मभूमि को सेवा करने का एक मौका मिले तो लेना चाहिए। और उसी समय एक रांची की निजी अस्पताल ने मुझे एक नौकरी ऑफर किया था, तो ओवरनाइट मैंने वो लेकर रांची आ गया सन 2018 में। लेकिन तब से रांची वासियों से जो प्रेम मिला, जो आशीर्वाद मिला, मुझे कभी वो अफसोस नहीं हुआ कि मैं अभी तक विदेश जा भी नहीं पाया हूं या दिल्ली में सरकारी में था, वो अफसोस नहीं हुआ। मतलब यहाँ लौटने के बाद मैं बोलूंगा कि रांची हैज बीन वेरी काइंड टू मी। सर, कोविड के समय हमने देखा कि भारत में, पूरे विश्व में सब जगह हालात सही नहीं थे। इवन अपनी रांची भी बहुत ही दुखदायी स्थिति में थी। कई लोग पीड़ित थे, कई लोग परेशान थे। ऐसे में हमने देखा, पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया, आपने कई मरीजों का इलाज किया, ठीक किया, बट उसी दौरान आपके साथ एक पर्सनल ट्रेजेडी हो गई, दुर्घटना हो गई। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताइए उस दौरान आप कैसे अपने कार्य पे समर्पित होने के बावजूद उस ट्रेजेडी को कैसे झेलें और कैसे अपना काम भी किए। ये घटना को स्मरण करते हुए मैं थोड़ा दार्शनिक हो जाता हूँ कि जिंदगी ना सब कुछ बैलेंस कर देता है। जब देता है बहुत कुछ देता है और उसी समय कुछ ऐसा ले लेता है आपसे कि सब बैलेंस हो जाता है। जैसे कोविड वेव के दौरान मुझे प्रोफेशनल सक्सेस मिला, फेम भी मिला। मतलब रांची में कम से कम काफ़ी लोग मेरा नाम जाने, मेरे काम के बारे में जाने। जितना एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर पेशेंट चाहता है, शायद उससे भी 3 गुना 5 गुना ज़्यादा पेशेंट भी मुझे मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड इतना क्रूएल है, कोविड किसी को नहीं बख्शता है। मुझे अपने माता पिता के बारे में चिंता थी कि मैं कोविड का डॉक्टर हूँ और मेरे से ना वो दूर से कांच के पीछे से मरीज देखा नहीं जाता है। मैं पीपी पहनता था लेकिन मरीजों के बीच में रहता था। जिनके घर वाले उन तक छू नहीं पाते थे, मैं उनके हाथ जरूर फेरता था, उनसे कुशल मंगल पूछता था और मेरे हर मरीज को मैं एग्जामिन भी करता था। तो मुझे अपने बुजुर्ग माता पिता के बारे में डर था कि मेरे से उनको नहीं होना चाहिए। तो हम लोग रांची में घर भी 2 अलग अलग रखे थे, लेकिन फिर भी किस्मत का परिहास देखिए या कठोर देखिए कि मेरे दोनों माता पिता बीमार हुए। मेरे माताजी तो बच गए लेकिन मेरे पिताजी कोविड से नहीं बच पाए और कोविड के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई और उनके ट्रीटिंग टीम में मैं भी था। तो बहुत समय ये भी मुझे अटकता है कि मैंने पूरा शहर को बचाने में भरसक कोशिश किया लेकिन कहीं मैंने अपने पिताजी को नहीं बचा पाया। उस समय भी क्या था, मतलब मेरे माताजी नेगेटिव हो चुकी थी, ठीक हो चुकी थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस समय काम करना और फिर अपने पिताजी को देखने जाना। जिस दिन मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ उससे पहले दिन वो कोमा में चले गए थे।
तो हम लोग समझ गए थे कि शायद अब ज़्यादा देर नहीं। तो उस समय मेरे माता जी ने जो बोला उसने मेरे अंदर एक बहुत बड़ा हौसला दे दिया। मेरे माता जी ने मुझे कहा कि देखो, आज या कल तुम्हारे पिताजी नहीं रहेंगे, ये तुम्हारे लिए बहुत दुख की घड़ी है, लेकिन इस समय तुम किसी के पुत्र नहीं हो। इस समय तुम एक वॉरियर हो, एक योद्धा हो, जो शायद शहर को बचा रहा है, जो शायद राज्य को बचा रहा है। आज अगर तुम अपने पर्सनल सौरों के लिए, अपने पर्सनल लॉस के लिए काम से छुट्टी लो, तो और कितने लोग अपने माता पिता पति को खोएंगे उसका हिसाब नहीं है। इस समय तुम्हारे देखरेख में 50 से 100 मरीज हैं। तो कल जो भी हो बेटा, तुम काम मत छोड़ना। तो उस समय मैं सोचा कि ये औरत अपना पति को खो रही है, आज या कल मेरे पिता, लेकिन इनके पति चले जाएंगे, उसके बाद भी इनमें इतना हिम्मत है कि ये मुझे बोल रही है काम करो। वो शब्द ने मुझे हौसला दिया कि अगले दिन जब वो दुर्घटना घटी, मेरे पिताजी जब नहीं रहे, तो जितना देर लगता है शमशान जाने में, अंतिम क्रिया करने में, बस उतना ही देर शायद मैं अपने काम से छुट्टी लिया था। उसके बाद वापस मैं सेवा में लग गया था। और शायद मेरे और मेरे जैसे और कुछ लोगों के वो कुछ दिनों की मेहनत के कारण रांची में ये सेकेंड वेव बाकी कई जगहों से जल्दी खत्म हुआ। जो हाहाकार मच रही थी शायद थोड़ी कम मची। बहुत मुश्किल था, मैं कभी भी वो दिन दोबारा नहीं जीना चाहूंगा, लेकिन सबका साथ मिला, सबका आशीर्वाद मिला, किसी तरह मैं वो 10-15 दिन काट लिया। जिस हिम्मत के साथ आपके परिवार और आपने कोविड के समय लोगों की मदद की, सब उसके लिए हम लोग सब चैनल से सारे सब्सक्राइबर्स जो भी देख रहे हैं आपको धन्यवाद भी करेंगे, बहुत शुक्रिया करेंगे आपको। तो ऑन ए लाइटर नोट सर, हम लोग मूव करते हैं अपने अगले सवाल में। सर, मैंने देखा है कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट वगैरह में एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक वगैरह हो गया। हालांकि उसमें भी मैंने देखा है कि आपका जो इंक्लिनेशन है ज़्यादातर सोशल मैसेज देने में, सोशल सर्विस देने में, तो आप अपने काम के अलावा जो सोशल सर्विस और सोशल मैसेज दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। अगर आप एक पोस्ट पे हो और अगर आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हो, तो न चाहते हुए, अनजाने भी आप पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लोग आपको फॉलो करते हैं कि आप किस चीज का सेवन कर रहे हो, आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, आप कैसे दूसरों के साथ पेश आ रहे हो। तो अगर मेरे पास रोज 10 या 20 मरीज आते हैं, तो उनके साथ उनके 1-2 परिजन भी आते हैं। तो रोज मैं करीब 50 नए लोगों से मिलता हूं जो मेरे पास मुसीबत में उम्मीद लेकर आते हैं। तो मैं इन सबको मैसेज दे सकता हूं। तो हमारे जैसा लोगों को सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर तो मैं अभी तक यूज नहीं करता हूं, लेकिन शायद आप लोगों के रिक्वेस्ट पे यूज भी करना शुरू करूं। हमें इन साइट्स पर एक्टिव होना चाहिए। जो भी काम हम करें उस काम के बारे में, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं हम लोग सृजन कर रहे हैं, हम लोग संहार नहीं कर रहे, सृजन कर रहे हैं। तो उस काम के बारे में हमें बताना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि दुनिया में उनके घर के आसपास कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ सुंदर हो रहा है। अगर आप फेसबुक पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी न्यूज पर ध्यान देंगे तो हाहाकार मचाने की कोशिश की जाती है, नफरत मचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो भी हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, हमें कोशिश करना है, अगर मैंने कुछ अच्छा काम किया उसके बारे में बताओ, अगर मेरे जान पहचान में किसी ने कुछ अच्छा काम किया उसके बारे में बताओ, ताकि लोगों को उनके दिन का ऑफिस का टेंशन, काम का टेंशन, हेल्थ का टेंशन के बाद भी कुछ तो खुशी मिले। तो ये खुशी फैलाना केवल मेरा नहीं, जितने भी मेरे तरह लोग कहीं ना कहीं समाज को इन्फ्लुएंस कर रहे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बहुत समय लोग पूछते हैं कि टाइम कहाँ से मिलता है। अच्छा काम करने के लिए ना टाइम मिल जाता है, बुरा काम करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो आप भी इसका ऐसा करिए। जी, बहुत बहुत ही अच्छा जवाब है आपका।